गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गाइस, जो ये सेशन हमारा है इसमें हम लोग अपना लेक्चर 17 इकोनॉमिक्स का कवर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मनी एंड बैंकिंग। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा पहला लेक्चर है, मनी एंड बैंकिंग। तो यहाँ से डायरेक्टली एक या दो क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, चाहे BHU के जाएंगे, चाहे आपके स्टेट एग्ज़ाम में जाएंगे, चाहे JRF सोशल साइंस डिसिप्लिन में जाएंगे, तो या जनरल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो मनी और बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है, कॉन्सेप्ट है मनी बैंकिंग से, उसको हम लोग कवर करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे, सजेशन होंगे, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल इन डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। तो मनी का सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल इन डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। तो कोई भी है जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है ऑब्लिगेशन के बेस पे, तो उसी को हम लोग मनी बोलते हैं। फंक्शन मनी की क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सेकंड फंक्शन हमारा ए यूनिट ऑफ अकाउंट है। थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स है। फोर्थ है स्टोर ऑफ वैल्यू है। फिफ्थ ट्रांसफरेबल। देन इवोल्यूशन ऑफ मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कमोडिटी मनी है, देन मेटेलिक मनी है, देन पेपर मनी है, देन बैंक मनी। कमोडिटी मनी हमारी जैसे राइस हो गया, ग्रेन हो गया, जो भी हमारे प्रोडक्ट वो हो गए। मेटेलिक मनी हमारे जो सिक्के आते हैं, कॉइन्स आते हैं, वो हो गए। पेपर मनी हमारे नोट्स हो गए। बैंक मनी जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसको बैंक मनी बोलते हैं। देन काइंड्स ऑफ मनी। तो फर्स्ट जो हमारा काइंड है वो स्टैंडर्ड मनी। फेस वैल्यू इजकल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो स्टैंडर्ड मनी वो होता है जैसे जो फेस वैल्यू होती है वो इंट्रिंसिक होती है, छुपी हुई होती है। जस्ट लाइक गोल्ड के कॉइन्स हो गए, सिल्वर के बिस्किट हो गए वगैरह, ये जो आते हैं वो आते हैं स्टैंडर्ड मनी में। देन टोकन मनी, फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये भी टोकन मनी आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ये भी छुपी हुई होती है। देन मनी सप्लाई। द मनी सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी असेस्ट अवेलेबल इन एन इकोनॉमिक एट ए स्पेसिफिक टाइम। तो मनी सप्लाई उसको बोला जाता है जो मॉनेटरी असेस्ट अवेलेबल होता है इकोनॉमिक में स्पेसिफिक टाइम में। देन मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक, करेंसी बोर्ड और अदर रेगुलेटरी कमिटी दैट डिटरमाइन द साइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द मनी सप्लाई विच इन टर्न अफेक्ट इंटरेस्ट एंड रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो कंसिस्ट अपने आप में इंक्लूड करती है जो सेंट्रल बैंक का वर्क होता है, एक्शन होता है उसको, करेंसी बोर्ड का जो होता है उसका, अदर रेगुलेटरी जो कमेटी होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं साइज और रेट ग्रोथ का मनी का, वो भी इंक्लूड होती हैं। देन मॉनेटरी पॉलिसी इज ए मेंटेन थ्रू एक्शन सच एज मॉडिफाइंग द इंटरेस्ट रेट, बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मनी बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप इन द वैल्यूड बैंक रिजर्व। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो मेंटेन थ्रू होती है एक्शन के। मॉडिफाइड मतलब इंटरेस्ट रेट है, हमेशा चेंज होता रहता है और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। देन रिजर्व मनी, M0 जिसको बोला जाता है, जो रिजर्व मनी होती है उसको M0 बोला जाता है। करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद द RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI इजकल टू नेट RBI क्रेडिट टू द गवर्नमेंट प्लस RBI क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर प्लस RBI क्लेम द बैंक्स प्लस RBI नेट फॉरेन असेस्ट प्लस गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटी टू द पब्लिक माइनस RBI नेट मॉनेटरी लाइबिलिटी। तो M0 जो मनी होती है वो करेंसी इन सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन प्लस बैंक मनी जो बैंक में डिपॉजिट होती है RBI में वो, देन अदर डिपॉजिट विद द RBI, देन M1 करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। M2 क्या होता है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो M2 जो होता है, M1 मनी जो होती है इंक्लूड होती है और जो हमारी सेविंग्स होती है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, वो इंक्लूड करती है। आप इसको काफ़ी अच्छे से अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन M3 क्या होता है? बोर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम इजकल टू नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट प्लस बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर प्लस नेट फॉरेन एक्सचेंज असेस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर प्लस गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटी टू द पब्लिक माइनस नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज ऑफ बैंकिंग सेक्टर अदर देन टाइम डिपॉजिट। तो M3 मनी में इतना आता है।
देन M4 में क्या आता है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो NSC जो होता है वो भी इंक्लूड किया जाता है, और ऑल जो डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो इंक्लूड होता है M4 में, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। इसको आराम से आप लोग देख सकते हैं। बिफोर मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी आई विल टू मेजर मनी सप्लाई लाइक दिस लिक्विडिटी एम और ग्रेटर देन M2 M3 M4। M3 जो है बोर्ड मनी है, टाइम डिपॉजिट। M1 नैरो करेंसी विथ जुनाटा डिबॉन्ड डिपॉजिट। M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस ओनली सेविंग। देन M4 हमारा M3 प्लस पोस्ट ऑफिस टोटल। नेम टाइप लिक्विडिटी, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। M1 जो होती है वो नैरो मनी होती है और लिक्विडिटी इसकी हाई होती है। M2 नैरो मनी होती है, लेस देन M1 होता है। M3 बोर्ड मनी होती है, लेस देन M2, तो इसकी लिक्विडिटी जो है M2 से लो होती है M3 की। देन M4 ब्रॉड मनी होती है और लोवेस्ट लिक्विडिटी होती है। सबसे अगर लोवेस्ट लिक्विडिटी अगर पूछा जाए किसका होता है तो M4 मनी का होता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो लिक्विडिटी होती है वो M1 मनी की होती है। देन व्हाट इज बैंक, बैंक क्या है? RBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देन हमारे शेड्यूल बैंक्स हैं, देन नॉन शेड्यूल बैंक है, देन कॉमर्शियल बैंक है, देन हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। कॉमर्शियल में पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, फॉरेन बैंक्स हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स RRBs हो गए। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में SBI एंड एसोसिएट बैंक, नेशनलाइज बैंक, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देन हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए और अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। पोस्ट इंडिपेंडेंट सिनेरियो ऑफ कॉमर्शियल बैंक, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब जो आज़ादी के पहले 1948 का इरा था उसमें बैंकिंग सिस्टम क्या था उसको हम लोग देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द प्राइवेट सेक्टर बैंक वेयर प्रीडोमिनेटली अर्बन ओरिएंटेड एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ ए फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट विच हैड नॉट हेल्प इन अचीविंग द बेसिक सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इंडिपेंडेंस के पहले जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो कुछ ही जो मेन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हीं के कंट्रोल में बैंक रहते थे। तो इस वजह से जो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। द क्रेडिट नीड ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड आल्सो वीकर सेक्शन सच एज स्मॉल ट्रेडर्स एंड आर्टिसियंस कंटिन्यू टू बी इग्नोर्ड। तो इसकी वजह से जो हमारे स्मॉल फार्मर थे, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वीकर सेक्शन था, उसको टाइमली क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, उनको इग्नोरेंस हो रहा था। इवन दो फॉर नियरली 3/4 ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन एंड कंट्रीब्यूटेड 50% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज द टोटल बैंक क्रेडिट एडवांस टू द सेक्टर वाइज ओनली 1% एज जून 1967। तो नियरली 3/4 ऑफ पॉपुलेशन मतलब 3/4 पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी और 50% कंट्रीब्यूशन था GDP में एग्रीकल्चर का 1967 के समय। द बल्क ऑफ डिपॉजिट कंट्रीब्यूटेड बाय द पब्लिक वेयर बीइंग एडवांस टू द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेक्टर इग्नोरिंग द प्राइम सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो बल्क था डिपॉजिट का वो सेक्टर इग्नोर कर रहा था प्राइम सेक्टर एग्रीकल्चर को। In agriculture, the credit scene was dominated by the private money lenders who are charging exorbitant rates of interest। तो एग्रीकल्चर में जो फार्मर को नीड होती थी उस समय क्रेडिट की, तो वो बहुत बड़े बड़े मतलब साहूकार होते थे या मनी लेंडर्स होते थे, उनसे लेते थे जो काफ़ी हाई अमाउंट इंटरेस्ट लेते थे फार्मर से। ऑल दिस सिचुएशन कंपेयर्ड द इम्पोजिशन ऑफ सोशल कंट्रोल ओवर द बैंक इन 1968। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए 1968 में सोशल कंट्रोल लाने के लिए बैंकों को द मेन ऑफ सोशल कंट्रोल वाज अचीविंग ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ बैंक क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर देयर बाय रिड्यूसिंग द अथॉरिटी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स इन एडवांसिंग द लोन। सोशल कंट्रोल फर्स्ट, सोशल कंट्रोल रिफर टू द कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल। सम सोशल कंट्रोल implies a system of device through which society control the activities of individual member. Then Mannheim, social control as the sum of those method by which society tries to influence human behavior to maintain a given order. Ogburn and Nimkov, the pattern of pressure which a society exerts to maintain order and establish rule। तो सोशल कंट्रोल में ये था फर्स्ट में, सोशल कंट्रोल क्रिएटेड द टेम्पो ऑफ बैंक एक्सपेंशन
as evident by the addition of 785 new branches by the end of first half of 1969. But this did not make dent in increased कैनलाइजेशन ऑफ क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर एंड टू द अदर वीकर सेक्शन। तो सोशल कंट्रोल जो था उस समय 785 1968 के मिड में ब्रांचेज ओपन की गई थी, फिर भी वो पूरी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे क्रेडिट को। द डायरेक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट वेयर आल्सो इग्नोर्ड बाय मैनी ऑफ बैंक्स अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। द गवर्नमेंट थॉट that the social control of banks was not sufficient for socio-economic development and nationalization of banks was considered as an alternative solution। तो इन सबको देखते हुए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा था कि जो भी बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया जाए। द टाइम्स ऑफ इंडिया 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज। तो इसको आप देख सकते हैं, उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में ये कटिंग निकली थी पेपर की, न्यूज़पेपर की, कि जब नेशनलाइज हुए थे बैंक। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। 14 बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन 1969 थ्रू ए ऑर्डिनेंस कैरिड आउट बाय द पीएम इंदिरा गांधी। तो जो 14 बड़े कॉमर्शियल बैंक थे उनको 19 जुलाई 1969 में उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी, उनके थ्रू नेशनलाइज किया गया था। कंट्रोल 85% ऑफ बैंक डिपॉजिट इन द कंट्री। इनके थ्रू 85% जो डिपॉजिट थे उनको कंट्रोल किया जाता। प्रियोरी टू ओनली स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई वाज ए नेशनलाइज्ड बैंक। तो सिर्फ एसबीआई उस समय था। जुलाई 19 इज ऑब्जर्व एज बैंकिंग नेशनलाइज्ड डे इन इंडिया। तो 19 जुलाई को नेशनल डे मनाया जाता है बैंकिंग का, नेशनलाइजेशन डे। ए माइलस्टोन इन बैंकिंग वाज डन विद एन एम टू डायरेक्ट फंड ए क्रेडिट डिप्राइव्ड सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स। मैंडेट बैंक्स टू प्रोवाइड मिनिमम 40% ऑफ देयर नेट क्रेडिट टू प्रियोरिटी सेक्टर वाज फॉलोड अप विद द नेशनलाइजेशन ऑफ 6 मोर बैंक इन 1980। तो 1918 में भी 6 जो बैंक बचे थे उनको भी नेशनलाइज किया गया था। जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन था उसमें मोर देन 50 लाख और सेकंड में मोर देन 2 करोड़ रुपीज़ रखा गया था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन मीन ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ए प्राइवेट टू द ओनरशिप ऑफ स्टेट। तो नेशनलाइजेशन का मतलब यह है कि जो कोई प्रॉपर्टी है या इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर से उसको स्टेट को ओनरशिप दे दी जाए। इट डिफाइंड एज नेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द असेट्स ऑफ ए कंपनी इनटू द ओनरशिप ऑफ स्टेट। व्हाट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डिनेंस बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969 एंड नेशनलाइज द 14 लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक with effect from the midnight of 19 July 1969. These bank contained 85% of bank deposit in the country। तो 19 जुलाई 1969 को जो 14 कॉमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया था। ऑर्डिनेंस आया था बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफरेबल ऑफ अंडरटेकिंग, ऑर्डिनेंस आया था 1969 में। जो बैंक थे वो हमारे कौन कौन से 14 बैंक थे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, बैंक ऑफ इंडिया था, पंजाब नेशनल बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक था, कैनरा बैंक था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, देना बैंक था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था, इलाहाबाद बैंक था, सिंडिकेट बैंक था, इंडियन बैंक था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, इंडियन ओवरसीज बैंक था। देख सकते हैं आप लोगों के थ्रू हर बैंक का क्या लोगो है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था उसको हम लोग देखते हैं। रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑन बैंकिंग बिजनेस बाय ए फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट। तो मिनिमम जो पावर थी फ्यू इंडस्ट्रीज के पास थी या सिंगल पर्सन के पास थी, उसको फ्लेक्सिबल कर देना। एलिमिनेशन ऑफ द यूज ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पजेज। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट टू प्रियोरिटी एरिया विच वेयर ग्रॉसली नेग्लेक्टेड लाइक एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गिविंग ए प्रोफेशनल बेंट टू बैंक मैनेजमेंट। encouragement of new entrepreneurs, provision of adequate training to bank staff. The average population served per bank branch declined markedly from 65,000 in June 1969 to 32,000 by June 1975. Second spell of nationalization. Encouraged by the success of first spell of nationalization of bank, 6 more banks in the private sector having deposited more than Rs 200 crore were nationalized on 15 April 1980.
तो फर्स्ट जो हमारा स्पेल था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। उसी को देखते हुए उसी के बेसिस पे सेकंड स्पेल हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक लाया गया 15 अप्रैल 1980 को, जिसमें मोर देन 200 करोड़ रुपीज़ को रखा गया था। जो जो बैंक इसमें थे, पंजाब एंड सिंध बैंक था, आंध्रा बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, विजया बैंक था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, कॉरपोरेशन बैंक था। तो 6 हमारे सेकंड स्पेल में नेशनलाइज हुए थे। इनका लोगो आप देख सकते हैं। सो गाइज, ये सेशन हमारा एंड हुआ। काफ़ी अच्छा सेशन रहा है, तो प्लीज़ आप इसे मिस ना करिएगा। जो भी आपके बैचमेट होंगे या जूनियर या सीनियर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। सो प्लीज़, वैसे हमारा 1K फैमिली पहुंचने वाली है सब्सक्राइबर की, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।